नमस्कार सर। नमस्ते सर। ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री मैगज़ीन के लाइन लीडर सेक्शन में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जो EXLR मीडिया प्राइवेट लिमिटेड खंडाबाद से पब्लिश होती है मैगज़ीन। जी। सर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूँ कि पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये बताने के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सब जानते हैं कि आज ज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारी सिटीज़ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की किल्लत है, ये सब कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है पेड़ों से। हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए, हर साल इसीलिए कहा जाता है कि अपने जन्मदिन पे पेड़ उगाइए और बहुत सारी तमाम बातें हुआ करती हैं। पर इन सारी बातों के मद्देनज़र कि कोई भी आम आदमी की हम बात करें, आम आदमी की तो बात छोड़िए, सबकी बड़े-बड़े नेताओं की हम बात करते हैं, बड़े-बड़े जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो सोसाइटी में, उनकी भी बात करें तो वो साल में अगर एक आध कई वृक्ष लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, तो उसकी भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति में एक एक व्यक्ति विशेष हमारे हमारे मद्देनज़र हमारे स्पॉटलाइट में आता है, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं 70,000 पेड़ अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ना केवल लगाए, लगाने के साथ-साथ अपने जैसे अपने बच्चों की रक्षा की जाती है, अपने बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ों का रक्षण किया, अपने बाल-बच्चों की तरह उन्हें खाद-पानी दिया और उन्हें बड़ा किया। तो इसके लिए एक बहुत ही लंबे विज़न की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मिस्टर पी.आर. पाटिल साहब से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सतपुड़ा सहकारी कारखाना के, जो नंदुरबार से 40 किलोमीटर नंदुरबार का जो रेलवे स्टेशन है, उससे 40 किलोमीटर से की दूरी पर महाराष्ट्र में स्थित। और ये कारखाना 1970-60 तक के दशक में चल रहा था। और तो सर बताएँगे सर कि आपने 70,000 पेड़ कैसे लगाए और कब आपके मन में ये ख्याल आया कि इनको अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा जाता है? सर, जैसे फैक्ट्री का काम शुरू हुआ 1970 में, उस दिन से जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, उनका एक कयास था इंडस्ट्री के साथ में पेड़ लगाना ज़रूरी है। जब तक पेड़ नहीं लगाएँगे, एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, वो बदल नहीं सकते और पेड़ पेड़ तो हमारी सगा-सोएरा बोलते हैं इसको मराठी में। तो पेड़ होना ज़रूरी है और पेड़ खाली होना ज़रूरी बोल के चलेगा नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था। तो पहले दिन से वो पेड़ के बारे में फाउंडर चेयरमैन तो टाइम का जो संचालक मंडल होगा उन्होंने काम शुरू किया, जिससे मैं इसका इंचार्ज हुआ। और वो टाइम में हमारी ग्राम पंचायत है, शुगर फैक्ट्री के एरिया में एक ग्राम पंचायत पुरुषोत्तम नगर ग्राम पंचायत है, उनको साथ में लेके हमारी मिडिल स्कूल है, वो लड़के साथ में लेके और शुगर फैक्ट्री, ये सब तीनों एस्टेब्लिशमेंट साथ में लेके जमीन पूरी दो शुगर फैक्ट्री की 500 एकड़ जमीन, जहाँ पे हमारी सुविधा है पानी की और जहाँ हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ लगाना तो बहुत आसान काम है, कोई भी गड्ढा खोद दिया तो वहाँ पे पेड़ पौधा लेके लगा दिया, हो गया। उसके बाद में उसका संरक्षण करना, उसको पानी देना, उसको बढ़ावा देना, वो हिसाब से काम करने के लिए हमने एरिया चुने, तो वही हम प्लांट लगा रहे। हर साल 2,500 से 3,000 प्लांट लगाते, नियर अबाउट 90% 95% हम उसको जगाते। वो भी हसमती हर साल लगाने यहाँ पे लगा लगाते। और आगे जाके अभी लास्ट ईयर हमने कुछ व्हाट्सएप पे देखा था कि पेड़ लगाना जरूरी है, लेकिन जगह नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो थिक फॉरेस्ट का एक आइडिया आगे आ रहा है, जहाँ पेड़ लगाए वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ लगाओ कि वहाँ आदमी घूम नहीं सके, उतना पेड़ लगाओ। और वो भी हमने शुरू किया है कि जहाँ पे पेड़ लगे वो जगह बेची उसमें लगाओ, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको थोड़ा सा केयर लेंगे, क्योंकि वो एक फेंस एरिया है, वहाँ पे संरक्षण दे सकते हैं उसको। और वहाँ पे पानी की सुविधा है, उसको हम जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं वो भी लगाते हैं, उसको देते हैं। खर्चा न करते हुए भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसको मेहनत की ज़रूरत है। और पेड़ के लिए तो मैं खुद जिम्मेवार हूँ, मैंने देखना चाहिए वो। फैक्ट्री का काम है गन्ना लाके शक्कर निकालना, तो उसके लिए सब लोग हैं, ये काम मेरा ही है। मैंने वो लोगों से काम करवा लिया तो करते हैं, लेकिन मैंने भी काम करना है उनके साथ में, उनको वहाँ पे जाना है, उनको दिक्कत समझना है, पानी के ऊपर इधर भी दिक्कत है, मोटर को दिक्कत है, वो हिसाब से हम काम करते हैं। तो हर साल अब पेड़ लगाती भी है, जगाती भी है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हमारे यहाँ आते हैं,
उनको कोटा दिया जाता है। हर हर साल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डिपार्टमेंटल वाइज सेल टाइप डिपार्टमेंट में 25 पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ वो तो हमारे यहाँ आके लगाते हैं। आपके जगह वो ऑफिसर लगा आते हैं, फोटो निकाल देते हैं, पेड़ लगाए। मैं तो उनको बोलता हूँ यार ये सब जहाँ पेड़ लगाए आपने वहाँ है कि नहीं वो देखने को, वो आती भी है। तो वो हिसाब से हम काम करते हैं। तो क्या है, पेड़ हमारे लिए अच्छा है। हमारी कॉलोनी इतनी बड़ी है, वहाँ पे भी पेड़ है, छाया रहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन जनरेटेड पेड़ लगाए तो अच्छा रहेगा है। इसलिए हमने बर्ड और पिंपल के पेड़ लगाए अभी इस साल। और उसका एक रंजक कहानी, इसके पौधे कहीं मिलते नहीं। बड़ा हाँ पीपल के पौधे आसानी से मिलते नहीं। आपको मिलेंगे तो स्लैब के ऊपर आया, कोई पाइपलाइन के ऊपर पौधा आता है, आप लगाने जाओ तो इजीली मिलेगा नहीं। कोई नर्सरी भी गया तो इतना बड़ा, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते, फर्टिलाइजर मानसून सीजन में हमारा वो प्रोसेस बंद होता है। दैट इज एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस है ना। तो मानसून सीजन में वो होता नहीं। तो फिर वो जो विंडो रहती है, खाद जो रहता है उसको हम इकट्ठा कर देते, विंडो लगा जैसे लाइन लगा देते। इस साल क्या हुआ, 4 महीना बारिश आई। हर साल 20-25 इंच 30 इंच बारिश होती है ऑन एन एवरेज। रेन पर हमारे 25 से 30 इंच है। इस साल 50 इंच बारिश हुई, ज़्यादा, हाँ ज़्यादा टाइम। और 120 दिन में से लास्ट ईयर 19 दिन बारिश आई दिखा दे। इस साल नियर अबाउट हमारे यहाँ बारिश 75 दिन के लिए आई। अच्छा बारिश आया। जब बारिश खुलने लगा तो मेरा एनवायरमेंटल ऑफिसर या हमारे यहाँ डिपार्टमेंट एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बनाया है, डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उसके अंडर वो कोई लोग है काम कर दे और फर्टिलाइजर बनाते और ये एनवायरमेंट के हिसाब से वो सब काम देखते। कुछ बोलना है साहब, जब आप चलो हमारे यहाँ कुछ तो भी नया कुछ आया है, ये क्या होगा, कोई बात बता रहा। वो आ गए तो विंडो के ऊपर इतने पौधे आए, वी वर्ड और पीपल की, मतलब ये कहाँ से आए। तो 4 महीने के बारिश में जितने भी पक्षी कुछ खाते, उनके इसमें विष्टा में से जो पौधे आए, इतने आए और एकदम सुदृढ़ है, एकदम हेल्दी है। वो सब हमने बैग में इकट्ठा की, प्लांट पूरे। और वो नर्सरी में, हमारे नर्सरी उसमें रख दी। रखने के बाद उसमें से कोई प्लांट हमने केनेडी रे हमने वहाँ लगाए, उसको बैरिकेटिंग किया अच्छे से। और आप देखेंगे 4 महीने का पौधा है, कितना बड़ा हो गया, आप देखेंगे तो आश्चर्य में आ जाएगा। क्योंकि नेचुरली जब वो पौधा आता है और जब पक्षी के इसमें विष्टाने से आता है तो उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है। तो आप देखेंगे। और हमने ये लगाया कि वो इसके हिसाब से केनियाड़ी एरिया 10 साल 15 साल के बाद में पूरा छाव से दब जाएगा। तो मेरे जो केन के वेगर है, जो गन्ने के वान, वो छाया में रहेंगे तो रिकवरी के परिणाम आएगा। और वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाली ये वृक्ष है, दोनों प्लांट। तो मेरे एरिया में ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, मेरा पोल्यूशन कम होगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। और कोई आता है उसको अच्छा लगेगा। मैं हमारे कॉलेज कैंपस है, उसके रोड साइड में पूरे मैंने पीपल लगाए 2005 में। आज कम से कम 30 फुट के पीपल हो गए, पूरे 20-20 30-30 फुट पर लगाए। तो वो आ जाएंगे, आपको एक नया कोई एरिया में आ गया ऐसा लगेगा। तो ये हमारा काम हर एक जो हमारी सोचता है वह लगाने का काम चालू रहता है। स्पिनिंग वाले वहाँ पे हमने नीम के पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ है। तो यहाँ पे एरिया बड़ा है इसलिए ज़्यादा लगा सके, लेकिन लगाने के हेतु जे वो हम रहते खुद, जहाँ हम रह रहे तो अच्छा एरिया होना चाहिए। हम आने वाले और जाने वाले, लेकिन प्लांट कायम का रहने वाले, तो उसका कुछ अच्छे से हो, आगे आने वाला भी कोई काम करे, उसको काम करने के लिए कुछ सुविधा हो, वो हिसाब से हम काम किया। और इसलिए 70,000 पेड़ जो दिख रहा है आपको, हिल स्टेशन जैसा हमने खड़ा किया है। क्योंकि हम ये जो हमारा एरिया है, इन द समर सीजन, समर सीजन में नियर अबाउट 47-46 डिग्री टेम्परेचर एक 15 दिन के लिए तो भी रहता है, इतना मैक्सिमम टेम्परेचर वो। तो वो तकलीफ होता है। तो जितने पेड़ रहेगा उतना अच्छा है, वरना जितना पेड़ रहेगा उतना टेम्परेचर साका, यस, ऊपर से ऑक्सीजन भी मिलेगी। और ऑक्सीजन कॉन्शियस के लिए है, क्योंकि हवा की जो शुद्धता है जैसे हमने बताया, उसके लिए स्पेशली अपने बर्ड और पीपल है, यस है, ये भी बहुत सारा उस पर ऐसा नहीं लगता है, ये बहुत सब मेहनत लगती है, पैदा नहीं है। वो पक्षी के नियस्टी, पक्षी का जो विस्तार है उससे
मैन्योर के उससे जो पैदा होता है, इससे जो पैदा वो हरे जो पक्षी कई विस्टासी बिल्डिंग के ऊपर कई जगह आप देखेंगे, और पीपल की पौधे आएंगे, उसको पानी मिलता नहीं, हवा से ही वो आता है, लेकिन वह लगेगा आप जमीन पे लगाओ वो पौधा नहीं आएगा, ये तकलीफ है। जी सर। तो सर एक्चुअली अगर आपको एक उपाधि दी जाए हमारी तरफ से ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री वैक्सीन की तरफ से जो हमने आप या शायद में यही ऊपर है हमारे जो पता नहीं होना लेकिन आप है देखने जब है हमारे लिए जो बोल दो ग्रीन मैन ब्लू और ग्रीन मैन ऑफ शुगर इंडस्ट्री एक्चुअली, और क्योंकि इतना लगा है बहरहाल सर अरे ये अकेले का काम नहीं है, ठीक है, कोई तो आदमी प्रमुख रहे इसलिए बोल रहे हैं आप, लेकिन ये सब जो हमारे वर्कर्स है, वर्कर की फैमिली जी, वो जो स्कूल में आने वाले लड़के, ग्राम पंचायत के महिला, ये सब मिलके करते, दैट इज नॉट ए वन मैन शो, ये सब मिलके करते, और सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा तो पेड़ को कोई हाथ लगाएगा, उसने काम किया तो किसको तो मैं डांटेगा, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको तोड़ना नहीं, ऐसे कोई जिम्मेवारी रहती। हमारे यहाँ ये जो रहता है ना, क्या बोलते, शेवगा बोलते हैं, आई डोंट नो द नियम इन हिंदी, मराठी, मराठी में शेवगा बोलते हैं उसका, वो ये भी बनाते हैं, रसम भी बनाते हैं, वो हर एक 2 मिनट शेवगा का ये प्लांट दिया, ड्रम स्टिक ना, सारा रस्सी ड्रम स्टिक सारे मगन तरीक के सबको पौधे दिए, और 1 लाख पौधे हमने बांटे ही रहा, 1 लाख 1 लाख। कलेक्टर ने बोला था कि साहब इतना काम करके तो ये पौधे तैयार करके तो सब आदिवासी एरिया में दे देंगे, तो जो कुपोषण है उससे कम होता है, और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलता है, तो सबको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख पौधे दिए, और सबके घर में यहाँ पे दिए, तो सबने लगाए, और पौधे आ गए, ड्रम स्टिक आ रहे, वो खाते हैं, वो तो अच्छा है हेल्थ के लिए। जी, बहुत सारे देशों में सर जो ड्रमस्टिक है जी वो नेशनल फूड बनना। नेशनल फूड बन गया दोस्त, और बहुत बहुत बढ़िया है उसको, तो सबको दिया और सबने बढ़ा, तो फिर उनका भी वो प्लांट के ऊपर उनका भी प्रण रहता है, तो किसको वो हाथ नहीं लगा लेंगे, बाकी जगह क्या है, किसके सामने तो आपने क्या लेना देना, को गया अच्छी बात है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो। होना वही सर। सर और आपकी ये जो फैक्ट्री है श्री सतपुड़ा तापी पर सर सहकारी साकर कारखाना जी, इसके बारे में सर बताइए कि पहले ये किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? ये हमारी सातपुड़ा ताबी परिसर सहकारी शुगर फैक्ट्री, ये 1969 में है, 5 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और 1972 ने इसका पहला क्रशिंग सीजन लिया। रजिस्ट्रेशन इस मकसद से किया था, पीके अन्ना पाटिल जो ये हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, सहकारिता में काम अच्छा किया, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में काम अच्छा किया, शुगर फैक्ट्री लगाने के पहले वो वकालत भी करते थे, ही वाज बिकम एलएलबी, और सोशल रिफॉर्मर, हमारे यहाँ एक गुजर कम्युनिटी, उसके वो प्रमुख ऑल इंडिया प्रवक्ता थे, तो उन्होंने ये देखा लोगों में कि गन्ना तो बोर है, लेकिन गन्ना वो जो तुल्य बोलते हैं, बुराल बोलते हैं हम, जाबरी, उसमें जाता था, और वो उनको ज़्यादा हो गया तो फिर वो गन्ना ये जानवरों को खिला देते, तो मन देखा कि ये तो तकलीफ वाला काम है, शुगर फैक्ट्री लगना चाहिए, तो लोगों को इकट्ठा किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, वो टाइम में महाराष्ट्र के अंडर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन गुजरात और एमपी 10-10 किलोमीटर, वो लोग सब आए, और हमने जो अकाउंट खोला तो वहाँ पैसा डाल के चले गए, हमको भी पार्टी से भेजना, इसलिए हमारी शुगर फैक्ट्री मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई, और उनका मकसद ये था कि एरिया डेवलपमेंट होना है, तो कुछ ना कुछ हमारा जो उपज है, जो खेती बाड़ी में जो उत्पादन होता है, उसका फिनिश प्रोडक्ट होगा, तो ही उसको दाम मिल सकता है, और वो दाम मिलने के लिए अपनी खुद की शुगर फैक्ट्री में, इसलिए कोऑपरेटिव फैक्ट्री बनाई, और जितना गन्ना आता है उसको प्रोसेस करके वो गन्ने का रेट देते, उसके साथ में मैकेनिकल क्रांति भी हुई, मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन आए, ट्रेड में यूज करने के लिए ट्रैक्टर्स है, उसका सब औजार है, उसके साथ में लोगों में एक विश्वास पैदा किया उन्होंने कि हम ये चला सकते, ये सब काश्तकार चला रहे थे, तो उसके पास पैसा आएगा, तो पैसा कहाँ जाएगा, वो उसको शेप देंगे तो ठीक बात है, नहीं पैसा आए तो फिर और बुरी आदत लगे, उसके साथ में एजुकेशन कैंपस करा के उनको लड़कों को पढ़ाना, उसके पढ़ाने के लिए फीस के लिए पैसा होना, उत्पादन आएगा, उसको पैसा मिलेगा, उसको लड़के को पढ़ाएगा, अकॉर्डिंग फील लेगा, तो एक्सेप्ट मेडिकल, हमारे यहाँ पूरी फैकल्टी की, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, आईटीआई, आर्ट, कॉमर्स, साइंस,
इंग्लिश मीडियम मैनेजमेंट, ये पूरे प्रोसेस मेरे पास है। 17,000 17,000 स्टूडेंट्स मेरे कैंपस में वहाँ पे। इट इज़ ए जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी, लेकिन इसलिए लोग लड़के पढ़ते। तो ये मकसद उनका फाइनली ये था कि एरिया डेवलपमेंट करना है, तो सभी घटक आएंगे, सब लेवल के लोग आएंगे उसमें पार्टिसिपेट, देन एंड देन सोशल डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा। डेफ़िनेटली सही। और सर आपकी आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताएँगे सर? जैसे आपने शुगर फैक्ट्री में कैसे आप आए, स्कूल और कॉलेज वगैरह, आपका एजुकेशन वगैरह कैसे? मेरा जब यहाँ ऐसी यात्रा से रही है, कोई अब 25-30 साल से लगभग आप याद में है, 38 ईयर्स, 30 40 साल लगा। तो मेरा जन्म यहाँ से 15 किलोमीटर पे गाँव है मसाओ, वहाँ हुआ था। पाडल्दा करके एक विलेज है, वहाँ मेरा खुद का गाँव है, ये मामा का गाँव। पाडल्दा में मैंने अप टू 8th स्टैंडर्ड आई हैव टेकन द एजुकेशन, जो मराठी मीडियम आती है, जिला परिषद स्कूल, वहाँ पे किया। और बाद में धुलिया मिडिल स्कूल के लिए गया, वहाँ पे 10वीं तक पास होने के बाद में वो और वो सेम ईयर में डिप्लोमा आफ्टर 10वीं का एडमिशन शुरू हुआ। पहले 11वीं थी, बाद में 10वीं का पैटर्न है, 10+10+2। तो 10वीं पास होने के बाद ये रिजेक्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धुलिया में एडमिशन मिल गया। वहाँ सिविल इंजीनियरिंग किया डिप्लोमा में फर्स्ट क्लास आया। आई वॉज द टॉप रैंकर, फर्स्ट आया था टेक्निकल बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड में। तो मुझे सेकंड ईयर एडमिशन अमरावती गवर्नमेंट इंजीनियरिंग अमरावती नागपुर यूनिवर्सिटी में किया। और वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की, और वो 80% से मैं मार्क्स लेके यूनिवर्सिटी में सेकंड आया। और वो आने के बाद में मैं एमपीएससी भी ट्राई किया, लेकिन वो उतना कोई ज़्यादा ख्याल दिया नहीं। मैंने जॉब पकड़ना उचित समझा कि जॉब लेंगे, जॉब नौकरी मिलती है तो। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेशन किया था, लेकिन मेरे अंकल है, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अपना काम नहीं है, हम साथ साफ सुथरे लोग हैं, वहाँ गएंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उससे काम कर नहीं सकेगी। उससे था कि शुगर फैक्ट्री में लगेगा। ये क्या अन्ना को वो जानते थे, उनको बोला कि मेरा नेफ्यू है, उसको आपकी तरफ हम इतने मार से ये क्यों आ रहा है इधर, डिपार्टमेंट में जाएगा ये होगा। नहीं बोला आपकी तरफ हम, अच्छी बात है। रैंक वाला को ना ये एडिशन के दी मुझे। और 82 से मैंने करियर स्टार्ट किया, सिविल इंजीनियर से लेके मैं सेक्रेटरी होकर मैंने दिन डाले 2000 तक। अ, और सर एक्चुअली यहाँ से आने से पहले भी यहाँ यहीं पे आप काम करते थे? जी, मैं पहला जॉब एक 6 महीने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिप्लोमा के बाद में किया था मैंने, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर करके। लेकिन इंजीनियरिंग का एडमिशन मिला, इसके फिर वो छोड़ के सीधा ग्रेजुएशन किया। इसी ग्रेजुएशन के बाद में यह यहाँ ये आपकी पहली ही फैक्ट्री थी? पहली तो पहली में तो वो आदमी रिग्रेट भी यही है, क्योंकि आज मैं 60 साल का हो गया, रिटायर्ड हो गया 1 जनवरी से। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि आपको कहीं जाना नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आप रुकना है। मतलब आप कितना लंबा समय मत दीजिए, 5 साल के लिए ये करो। मुझे 10 साल दे दिया, और 5 साल के बाद मैं काम का नहीं रहो तो भाई आपसे सैलरी लूँगा, उसे 5 साल रखो। मैं भी फिजिकली फिट हो गया था, मुझे एक्सटेंशन दीजिए अदरवाइज। और जब तक मुझे भी बाहर निकलना, मैं कुछ काम पर बाहर ऐसा करके उन तो बोला, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं तब 5 साल के लिए रुका। इन 38 ईयर्स यानी कि 40 साल के लगभग बहुत लंबा समय होता है एक ही फैक्ट्री में सर डालने। एक ही ऐसे एडवर्टाइजमेंट, एक ही घर, एक ही जगह। नहीं, आजकल के तो वैसे आजकल के लोगों का साइकोलॉजी भी यही है कि वो इतना साल एक किसी एक नई कंपनी में नहीं रुक सकते। वो सर लेकिन क्या है, मैनेजमेंट जो है हमारी, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अभी अन्ना साहब तो चल बसे, उनके एडाप्टर सब चेयरमैन है, लेकिन उनकी टीम है हर 5 साल में बदलती रहती। लेकिन मैनेजमेंट इतना प्रोफेशनल है, यहाँ पे जितने भी लोग आए, कॉलेज में आए, स्पिनिंग मिल में आए, रिटायर होते जब तक कोई छोड़ के जाता नहीं। सभी लोग नौकरी करते हैं तो पेमेंट पैसा के लिए करते हैं, लेकिन 100% पैसा नहीं देता है। जब सेटिस्फेक्शन होना, आप जहाँ काम कर रहे हैं आप सेफ है क्या वो होना, कंसर्न लोग है क्या वो होना, तो प्रोफेशनली चलाते, डे टू डे कोई इंटरफेरेंस रहता नहीं। आपने बोल दिया कि ये काम करना है, दैट इन माई लुकआउट, काम कैसे करवा लेना, वो भी नहीं पूछते कैसे करें, लेकिन उनको ये काम होना, ये इतना फैक्ट्री ऐसा चलना चाहिए, वो चलना चाहिए उतना ही बोलेंगे।
वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नट बोल्ट टाइट किया है, क्या वो देखा क्या वो देखा के। तो इतना प्रोफेशनली मैनेज करते, तो पूरा फ्रीडम है, पूरा विश्वास है, तो फिर उतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर बढ़ती है। विश्वास जब रहता है, मैं गलत होऊंगा तो उनका विश्वास टूटेगा, तो जिम्मेवारी उतनी बढ़ती है। और वो हिसाब से काम करे, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जो सालों साल से काम कर रहे हैं। स्पिनिंग मिल का एमडी है, ये उसको भी 40 साल हो गया। प्रिंसिपल है, 25 साल 30 साल छोड़ के नहीं जाएगा कभी। और लोग डेवलप किए, अन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को डेवलप किया है। डिग्री लेके इंजीनियर नहीं हो गए, डिग्री है, इंजीनियर तो यही हुए हम, एक्सपीरियंस यह लिया, हाउ टू गिव इंजीनियर कैसा होता है क्या, इसमें सभी आता है। जितने भी कॉलेज में प्रोफेसर है हम आए यार, जॉब पर लग गया, उसको बोल दिया कि पीएचडी करेगा मेरे को मैंने धक्का दूंगा, इतना लैंग्वेज वो यूज करते थे। पीएचडी करने के लिए 2 साल को विथ पे लीव दिया उनके, पीएचडी किया तो वो क्यों छोड़ के जाए। ये लोग भी आए, तो पूरे फैकल्टी हमारे पास ने है, जो क्वालिफाइड लोग होना चाहिए कॉलेज में, आज मिलते नहीं, डॉक्टर मिलते नहीं, पीएचडी मिलते नहीं, लेकिन मेरे पास सब 25 पीएचडी है और कॉलेज ही 25। और हर एक फैकल्टी का जो प्रिंसिपल है वो डॉक्टर ही है। बड़े बड़े लोग है, जयंत पाटिल है फाइनेंस मिनिस्टर, वो इरीगेशन मिनिस्टर, वो हमारे यहाँ आए थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री उनकी, शुगर फैक्ट्री सब। वो बोले सबको कोई जाए का एक होने कितने साल, तुम्हारे यहाँ इतने साल कैसे क्या लोग रहते। मैं तो प्रिंसिपल ढूंढता हूँ, मिलता नहीं। फिर बताया मैंने कि सर ये लोग यहाँ डेवलप हुए ही आए, उनको करियर यार स्टार्ट किया, लेकिन वो क्वालिफाइड या वो, और उनका सब केयर ली तो जाएगा कैसा। बराबर, हाँ, और इम्पोर्ट करेंगे तो 2 साल तो तक भाग जाएगा। बराबर, वो 2 साल 3 साल। हाँ, 2 4 साल वो बहुत सोचता है, मैं देहात में क्यों जाऊँ, मेरे लड़कों का पढ़ाई का क्या होगा, ये होगा, वो सोचता है। हमारे पूरी फैसिलिटी दे दो, हम क्यों जाएंगे। मेरे दोनों लड़के यही इंजीनियर हो, एक फॉरेन में एक मुंबई है। सवाल नहीं आता ना। सर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने, जी सर। तो उससे पहले और भी पहले, क्योंकि 40 साल बहुत समय होता है, बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि चलो मैं इसको छोड़ के चला जाता। मैं तो 4 बार मैंने ट्राई भी किया छोड़ने का, चेयरमैन साहब से बोला मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम करना है, तो क्या करेगा छोड़ के। अभी तू चावल रोटी खाता है, ज़्यादा पैसा मिलेगा सोने का चांदी का, रोटी चावल खाएगा क्या? नहीं, रोटी रोजी नहीं पे, हाँ मिल लो, जाने का। वो डांट देते थे, और वो आग से डांटते थे कि क्यों जाना है, सब पैसा नहीं देता है। फिर बाद में तो अभी वो बोले कि जा, तो मैं क्यों जाता नहीं हूँ, मेरा जिम्मेवारी आ गया कि प्लांट ठीक से चले, उसको लाइन पे लाऊं। मैं जाने के बाद में प्लांट चला, तो मैंने काम किया ऐसा समझ। कई लोगों का क्या हो रहा है, मेरे सिवाय चलता नहीं, तो फिर काम कुछ नहीं किया। मैंने लोगों को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस ठीक करना है। मेरे एब्सेंसी में प्लान चलना है, अन्ना साहब के एब्सेंसी में अभी प्लान चल रहा है। उन्होंने कुछ काम किए, टीम डेवलप किया, जब चल रहा है वही काम मेरा है कि मैंने भी मेरी टीम डेवलप करके मेरे एब्सेंसी में प्लान चलेगा, तो मैंने कुछ काम किया ऐसा समझ। ये बंद हो गया समझ लेने का कि मैंने खाली देखा किया, बस बहुत हो गया, मेरे एब्सेंसी में बंद हो नहीं, बराबर है, जैसे कहावत ही है, दैट इज द क्या बोलता ड्यूटी ऑफ लीबर। उसके बाद में वो प्लांट का और सोसाइटी का सोचना है, मेरे बाद में क्या होगा, वो सोच के काम किया है, तो वो कभी भी याद रहेगा। बराबर है सर, एक विजनरी वही होता है। और वैसे भी ट्रेन का इंजन अगर सही है तो बाकी पूरी रेलगाड़ी भी सही होती है, क्योंकि आपको वो इंजन निकल जाने के बाद में भी रेलगाड़ी चलना चाहिए। नहीं तो क्या है, बहुत सारे ऐसा होता है कि वो अच्छा आदमी था, वो तो बहुत बढ़िया चला, वो चले गया, आने के बाद प्लांट बैठ गया, चलता नहीं, तो कोई तो भी हम गलती कर रहे। लेकिन आपको धरोहर में जो मिला आपके संस्थापक से, वो यही मिला कि जैसे मैं अपने बेटे को समझता हूँ, अब ये बेटे को पकड़ के रखता हूँ या डांटता हूँ, पकड़ रखता रहा हूँ, वो तो अपनत्व रहा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया आप ये से, उस तो वही अपनत्व की वजह से आपने पूरे एरिया में पूरे क्रिएटिव जिस भी दोनों बातें। वो इसीलिए कहते हैं सर, उसी को उत्तराधिकारी है। और वही चीज़ हमने पेरा में भी दिखाई, वही अपने एम्प्लॉयज़ में भी दिखाई। और लगभग एम्प्लॉयज़ के रेसिडेंस क्वार्टर्स कितने हैं, मतलब 350-400 के आसपास। 400 क्वार्टर्स है, जैसे 400 क्वार्टर, डिपार्टमेंट हेड के 32 क्वार्टर्स। और 17, लगभग 17,000 स्टूडेंट्स सो ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से 4 किलोमीटर पे, यहाँ एजुकेशनल कैंपस है हमारा, वो अप टू मिडिल स्कूल है 10th स्टैंडर्ड तक। वो सब 1300 लड़के।
सर ये सब करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? और मोटिवेशन सर, एक बात कि मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा ये कि आप जितने भी आपके वर्कर्स हैं या आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? सर क्या है, कोई भी इंसान है, उसको मोटिवेशन करना है तो वो भी इंसान समझ के हम मोटिवेट करेंगे तो वो वर्कर है, वो हेल्पर है, वो चपरासी हो, ऐसा नहीं समझते। कंपाउंड के अंदर है, वहाँ तक बराबर। जब बाहर निकलते हैं तो उनको ट्रीटमेंट ऐसा ही देना है कि ही इज़ अ फैमिली में हो। और जब उनको फैमिली मेंबर समझते हैं तो मोटिवेशन हमारी जिम्मेवारी, मैं उनका पालक हो गया तो उसकी सभी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मेरी मिसेस है, गाँव की सरपंच है यहाँ पे, वो सब संभालती है। वहाँ पे उनकी तरफ जाके उनकी कुछ तकलीफ़ें सुन ली, उनका कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत होगा वो सुन लिया, वो सॉल्व किया। दैट इज़ मोटिवेशन कि उनके साथ में जाके काम करना है। और उनको हर टाइम में हम क्या करते हैं कि बाहर से भी कोई लेक्चर हमें बुलाते, लेडीज़ के बारे में कुछ बुलाने, भजन संध्या कुछ करते, तो उनको मोटिवेशन वो हिसाब से भी करते हैं। खाली डाँट के मोटिवेशन होता नहीं। हमको साथ में लेके उनको समझा के मोटिवेशन करेगा। जहाँ डाँटना है वो डाँटती है, जहाँ जहाँ कुछ करना है वो बोलते हैं, लेकिन उनको साथ में लेके काम किया। सर इतने सारे कार्य के बीच में काफ़ी स्ट्रेस भी रहता होगा सर आपके बीच। तो क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको फैक्ट्री भी देखनी है, इतना बड़ा परिवार है आपका, मज़दूर देखने हैं, जो मैनेजमेंट वगैरह वो भी पूरा देखना है। उसके ऊपर सरकार भी देखना है क्योंकि सरकारी कार्य कुछ वो कावेरान रह रहा है, वो भी देखना है। और फिर दूसरे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब भी देखना है। तो उन सब के बीच में स्ट्रेस वगैरह नहीं आता सर आप कैसे? स्ट्रेस तो नेचुरल है, लेकिन स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है ये मेरे को पता है। मेरी टीम है एंड मैं अकेला ये काम नहीं करता। मेरी टीम है, डेडिकेशन है लोगों का। वो कर रहे हैं कि नहीं, वो सुपरविज़न करना मेरा काम है। हर बात मैं करता हूँ ऐसा बोलूँगा तो गलत होगा। वो करते ही थे। केस आता है, उसको ओवरकम करना है तो फिर मैंने मेरी मेथड है कि मैं वो थोड़ा-सा टू डाउन मैन है। अपने को और हर गुरुवार को मेरे यहाँ 2 घंटे का भजन रहता है। 21 साल से मैं कर रहा हूँ। 2 साढ़े 8 से साढ़े 10 2 घंटा रहता है। हम वो कुंदरपुर का वारकरी पंथ है, उसके भजन गाते हैं। फिर वो चपरासी भी आएगा, कोई साहब आएगा, कोई किरे आयुर्वेदिक के उनको वाला ना गुरुवार को 7 के भजन रहता है। आते, उसमें भी ट्रेस कमा और वो उसके जो भजन है, बहुत सामान्य देव है, ये बड़े देव नहीं है। जैसे बालाजी हो गया, साईं हो गया, ऐसा है नहीं। वो छोटे लोगों का भगवान है। उसमें सिंपल लैंग्वेज है सब। भजन गाते, कोई छाछू नहीं, कुछ नहीं, नहीं नारियल लब कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जाके नमस्कार करना, इतना ही कान होगा, कुछ नहीं बाकी। तो वो जो भजन गाते हैं, उसमें से कोई भजन दिमाग पर रहे, पूरा हफ्ता मेरे को वो घुमाते रहे। वो ज़्यादा टाइम मिला वो अपने आप घूम वो ब्रेन में आते रहता है। वैसे कि स्ट्रेस रिलीव करने की ये है, बीवी के साथ गपशप लगाओ, थोड़ा बहुत बातें की तो भी स्ट्रेस रिलीव होता है। और मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा काम करूँगा, घर पे बहुत फ्री रहता है। ऐसा लगेगा कि मेरे को टेंशन है, कभी बताता भी नहीं और कभी बोलता नहीं। तू बोलना है बीवी को बोलेगा कभी तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन काम करते रहे, एंगेज रहे तो वो स्ट्रेस भी चला जाता है। और जो भी डिफ़िकल्टी है उसको फेस किया तो स्ट्रेस खत्म होता है। सवेरे तो प्रॉब्लम खड़ा ही रहता है, लेकिन शाम तक उसको ओवरकम करके एकदम फ्री हो जाते हैं। इसलिए कभी दिक्कत नहीं है। नमस औसम टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं सर? क्योंकि समय की भी आपको थोड़ी-सी सीमा रहती होगी। टाइम मैनेजमेंट तो सबके है, बहुत डिसिप्लिन का मुझे भी तकलीफ होती। मेरी वजह से मेरे बीवी को भी तकलीफ होती। लेकिन टाइम को बहुत पक्का हो, बहुत पक्का। कितनी भी बजे रात को सो, तो 5 बजे जगना ही। और 2 बजे भी सो गए, 5 बजे उठ के मैं मेरा काम शुरू करूँ। ऐसा नहीं कि रात को लेट आए, इसलिए फिर 4 घंटा सोना है, ऐसा कभी नहीं होता। और जो प्रोग्राम है दिन का वो उस हिसाब से ही काम होगा। जहाँ पे प्रोग्राम को जाना है, उनको बोल देता है इतने बजे आऊँगा तुम्हारा होगा ठीक, नहीं मैं वापस चले आऊँ। उसमें कभी नहीं, फैक्ट्री में भी जो टाइम दिया है, वो टाइम में काम होना चाहिए, उनको भी पता है। तो टाइम का शेड्यूल जो पालेगा, तो उसको टाइम की कमी नहीं, टाइम बहुत है। और वक्त के ऊपर सब काम होते हैं तो बहुत वक्त मिलता है, लेकिन काम वक्त पे नहीं होगा तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज सवेरे आप आते तो आपको मालूम होता है, मिनट टू मिनट पूरा 7 बजे
या यहाँ पे फ्लैग हाइस्टिंग 1 मिनट आगे पीछे नहीं होगा। 7 बजे 5 मिनट के बाद में ये सामने कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको किराया, उसके बाद फिर इसको प्रोग्राम बच जाए थे, पपड़ी है, स्कूल है, ऐसा करके 12 जगह जाता है। 7 से 8 बजे तक सब हो जाते हैं, लेकिन मिनट टू मिनट चलता है, ज़रा भी गड़बड़ नहीं हो। बहुत डिसिप्लिन एक इतने साल से आगे ना, तो उनको सहन नहीं होता कि होता है। वो भी शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल लाइट शेड्यूल, लेकिन उसके हिसाब से चलता है। सबको मालूम है टाइम लीव होने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन का काम नहीं रहता। सामने वालों को टेंशन है, मेरे को नहीं टेंशन है। नहीं, क्योंकि सर आपको तो बहुत सारे लोग, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। ये जो पूरा एरिया है, इसका जो विकास हुआ है, वो भी आपकी शुगर फैक्ट्री की वजह से। की शुगर फैक्ट्री है, कॉलेज है, सोशल इन्होंने जो डेवलपमेंट है, वो आपकी और आपकी शुगर, आप पूरी जो शुगर फैक्ट्री, जो आपका मैनेजमेंट, उसकी वजह से पूरा हुआ है। एक तो आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। वो कभी ऐसा मुझ में समय आता होगा सर कि आपका शेड्यूल तो है, लेकिन पीक में किसी ने आया और कोई कुछ ज़्यादा समय ले लिया या कुछ थोड़ा ऐसा, तो आपका शेड्यूल करवाना तैयार हो। ये कभी होता है, लेकिन क्या होता है, उस वो लोगों को मालूम है, वो मिलने को आना है। ज़्यादातर फ़ोन करके आएँगे, मुझे मिलना है। कोई अचानक आ गया, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम हो जल्दी में खत्म तो नहीं, या किस काम है उसको, उन दोनों को शादी लगा फिर तो काम करते रहे, वो उसका दिक्कत नहीं आता है। लेकिन टाइम पालते हैं जब ही होता है। उसकी कोई कोई ऐसा काम नहीं है कि टाइम वक्त पे किया नहीं तो तकलीफ होगा। बराबर सर। और सर एक्चुअली जैसे हम तो बेसिकली इंडियंस हैं, और इंडियन भारतीय जो होते हैं, वो अपने ये मातृभूमि और माता पिता से बहुत जुड़े। जी सर। तो वह हम जानना चाहेंगे सर हम कि आपके माता पिता, उनका नाम क्या है, और उनकी जो शिक्षा जो आपको मिली, जो अभी भी आपको सहायता करती है, जैसे कभी आप कभी किसी गहन चिंता में हो कि जो कुछ विशेष कार्य करना है और उसके लिए मुझे कुछ विशेष कठोर निर्णय लेने पड़े, तो उसमें जो आपके पिताश्री और आपकी माताश्री, उनका जो ज्ञान आपको काम आता है, वो ज्ञान अगर आप हमारे साथ बांटें तो। मेरे माता पिता तो फार्मर थे, खेती-बाड़ी करते। पिताजी तो लिखे पढ़े थे, 10वीं 7वीं कक्षा थी वो टाइम में, 50 के दशक की बात है। तो वो टाइम में एक क्वालिफिकेशन है, टीचर होते थे। खेती-बाड़ी थी इसलिए वो टीचर हुए नहीं और खेती-बाड़ी करनी है। मेरी माँ जो थी वो पूरी अशिक्षित थी, कोई स्कूल में ही नहीं गई, लेकिन वो पूरा टाइम खेती में ही देते थे। रोज़ खेती खेती में जाने का, सवेरे रात को वापस आने। हमको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन हमारे एक जॉइंट फैमिली थी, चाचा थे, चाची थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ऐसे ही है। सामान्य फैमिली है, ऐसे कोई रिचेस नहीं थे, लेकिन ठीक-ठाक चलता था। तो उनका उनके भी अध्यात्म में बहुत रुचि थी। उनकी शिक्षा ही ऐसी थी कि किसको फँसाना नहीं, झूठ बोलना नहीं, गलत बात करना नहीं। हम पहले वो बनना लगाती थी। हमारा उल्ला था, यानी ये बहुत जागरी भी थी मेरे पिताजी की। ये फैक्ट्री चालू होने के पहले की बात है। और फैक्ट्री में गन्ना आता था। मैं 10वीं में या 8वीं 10वीं होगा। गन्ना तोड़ने वाले आते थे, कोई तो काश्तकार की तरह, किसान की तरफ से कोई तो खड़ा रहता है, क्या तो मेरी ड्यूटी मिली, आप जाओ रहो, आज गन्ना काटने वाले हैं। मैं गया। वहाँ जाने के बाद में गन्ना काट लिया, बेचारे वो मजदूर लोग काट के। और जो ऊपर का टॉप्स रहता है, ग्रीन टॉप्स, वो टाइम में था कि आधा काश्तकार को दे देने का, आधा उसने लेके जाने। ऐसा एक कानून था हमारे। वो उनके बैलों के लिए या तो बेच के वो चलाते, हम हमारे घर के जानवर के लिए लेके आते। वो ज़्यादा किट-किट हुई, मैं मुझे थोड़ा कम दिया और मैं घर जाके ए बोलने लगा हम पिताजी को कि ये ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वो दिया नहीं ऐसा। उन्होंने बुला लिया पास में, तो ऐसा बोल रहा है बराबर है। वो पूरा दिन कष्ट करते, गन्ना काटते। वो लड़के, लड़कियाँ वो सब गन्ना काटते और शाम तक जो काटते उसको कितना पैसा मिलता वो देखने। तो तेरा ये जो ग्रीन टॉप ले लिया, तो क्या हुआ? उसका तकलीफ है। तेरे पास तो है, नहीं मिला तो तू पैसा देके ले सकता है। वो गरीब आदमी है, वो इतना कष्ट कर रहा है, नहीं इतना कष्ट कोई दूसरे की क्रॉप में होती नहीं, जो गन्ना काट में। वो उनके तरफ कभी ये नहीं करा। उस दिन से मेरे दिमाग में आ गया कि कोई ये करता है, तो उनको उनका कष्ट देखो, अपना क्या होता है वो छोड़ दो। तो उनके कष्ट में अपन शामिल हो गए, तो अपने आप अपने को उसकी रियलाइज़ेशन होती। उस दिन से वर्कर भी है, कुछ है, मैं डाँटूँगा ज़रूर,
लेकिन उसकी क्या कठिनाई है वो देखेंगे ना, अपने आप काम निकलेगा, सॉल्यूशन निकलता है। तो वैसे ही उनकी शिक्षा देखी, कभी किसको फँसाना नहीं, जो मिला है ना उसमें समाधान हो गया, पैसा मिलना चाहिए नहीं बेचने का, उसमें आपका गुजारा और रन बहुत हो गया, कि सर ज़्यादा हुआ तो कुछ काम में नहीं, लेकिन आपको जितना ज़रूरत है उतनी सैलरी मिलती बहुत है, और उसके लिए ही आरोप हो। ये तो मैं इंजीनियर था, मैं कॉन्ट्रैक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता, सुपरिटेंडिंग मेरे जो बैचमेट थे अभी सेक्रेटरी करके रिटायर, गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन में रिटायर। सर ऐसा कभी कोई एक ऐसा कोई आपका अनुभव कि जिसमें आपने आपके अंदर आपको स्वयं सिद्ध हुआ हो कि नहीं मेरे माता-पिता ही मेरे भगवान हैं? ऐसा कोई अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें? ऐसा अनुभव बताना तो कठिन है क्योंकि हर बात उनके साथ जुड़ी है। मैं जो भी हूँ, मैं एक पोजीशन में हूँ, लोग मुझे मानते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली ड्यू टू देम ओनली। माता-पिता ने सब किया है, तो ऐसा उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वजह से आज वो गुरु की वजह से हूँ, जो शिक्षा मिली लोगों से, उसकी वजह से हूँ। और 100% जो भी है, वो पी के अन्ना पाटिल जो थे, उनका मेरा ऊपर इतना असर हुआ, काम करते रहने का, बाकी देखने का नहीं। लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी गिर आरोप करते, तो उनके ऊपर तो कर नहीं सकते थे। तो वे अपने बारे में अच्छा बोले ठीक, बुरा बोले तो भी ठीक। तो वो उसकी वो लेवल से आगे चले गए। कोई बुरा बोलते इसलिए नाराज़ नहीं होना, कोई अच्छा बोलते उससे बुलाना ही जाने। सर पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, जो भारतीय संस्कृति में जी सर। और उनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है मनुष्य के। तो आपकी जो पत्नी है, उनका आपके जीवन में कितना बड़ा रोल है और आप उनको धन्यवाद देने के लिए आप इच्छुक हैं? सर क्या है अर्धांगिनी आप बराबर बोल रहे हैं। वो तो उनकी वजह से ही मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सपोर्ट रहता है। पूरा हेल्थ का केयर, टैबलेट, इंजेक्शन जो भी करना है वो सब बेकार फाइल करती है, वो बराबर देखेंगी। आपका टाइम हो गया, मैं मेडिकल टेस्ट करने वो पकड़ के लेके जाएगी, वो सब करवाती है, लड़कों का लड़के सब करती है, वो सब संभालती है, इसलिए मैं काम कर सकता हूँ। उसने बोल दिया थैली पकड़ दे के बाजार में जाओ, कोई काम वाला है। कभी आज तक मेरे कपड़े परचेस करने को या सामान लेने को कभी नहीं गया। मैं कभी शायद शहर में जाता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं आप क्यों आए, ऐसा मुझे बोलते, यानी आप कैसे घूम रहे इधर, क्योंकि सब वो काम वही कर दी, मुझे क्या, उसको ड्राइविंग जाती का कार लेके जाएगी, सब करके लेके आए, मुझे ज़रूरत नहीं। कभी उसने ये नहीं बोला आप क्यों नहीं आते, उसको मालूम है काम कर रहे हैं, दूसरा काम है। तो वो जितना मुझे ये देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो मैं काम करता हूँ। और ये वर्कर का जो फैमिली वो संभाल दे, उसलिए भी मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ शांति रहे, वर्कर जो इनाइट रहेंगे तो फैक्ट्री थे। ऐसा नहीं होता खाली पेमेंट करके वर्कर काम नहीं कर दे, उनको अटैचमेंट होना है, को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, वो सब समझने के लिए भी वो मदद करती है। जी, सर जब वो स्कूल में रहे होंगे जी या जब कॉलेज में आप रहेंगे, तो उस समय कोई टीचर जिसको हम गुरु भी कहते हैं, उनका कोई विशेष प्रभाव या कोई विशेष टीचर जिसको जिनकी शिक्षा उस समय कुछ कड़वी लगती होंगी लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, वो उन्होंने जो उस समय किया वो बहुत सही किया है। मैं क्या एक स्कॉलर स्टूडेंट, और बहुत सिंपल सादा रहता था, कुछ झगड़े में नहीं किसके इसमें। मैं एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंट के लिए खड़ा हो गए, मुझे टीचरों ने बुलाया कि पीआर बोलते थे ना वो, पीआर एक तेरा काम नहीं, ये लड़कों के साथ ये जाना नहीं है, ठीक नहीं है, तो पढ़ाई करता है, अच्छा पढ़ाई होती है, तू इसमें क्यों जा रहा है, ये तेरा काम नहीं। ऐसा मेरे को बुला के बोल रहे, हिसाब गलती तो होता है, मैं खड़ा हो गया, अभी मैं चुन के भी आया, यूआर भी हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है ये हो गया, लेकिन तेरा काम पढ़ाई का है, ये लोगों का ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में तेरा काम नहीं। और उस दिन से मैं ये फिक्स कर लिया है कि मैंने जो भी करना है, जो काम करना है, इसी काम करना है। आज भी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, कोई प्राइवेट काम नहीं कर रहा हूँ, बा न फर्म निकाला, न कोई दूसरा धंधा किया, एक ही काम को जस्टिस दे सकते। दो चार काम करेंगे तो इनजस्टिस होता है। जो टाइम देना है मुझे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मैं नहीं दे पाऊँगा। उस दिन से मैंने फिक्स कर लिया कि जो भी काम लूँगा, आज मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में आराम से जा सकता हूँ। सब लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, सब कर सकता हूँ। लेकिन मैंने वो यहाँ आ जाने के बाद एक फिक्स कर लिया कि मैंने एक ही काम करना है, जो भी करना है, जॉब पर रहना उसमें 100%
मैंने काम करना, उसके बाहर नहीं निकला। सर आपका रोल मॉडल आप किसे कहेंगे सर? बेसिकली रोल मॉडल कौन है? आप इतने आई मीन सीधा आपका डिसीजन बहुत ही क्लियर है। आपको पता है कि नहीं ये तो पिक्चर नहीं है, इस सब जरूरत कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि भैया में जो बिग डिग्निटी था उसके साथ में ये साहब ने तो गुजरा है, बोला उन्होंने, ऐसा कोई पॉलिटिकल आदमी पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा, ना कभी दारू पर हाथ लगाया, ना किसके पैसे बांध है, ना कोई लेडीज को हाथ लगाया, पूरा पूरा लाइफ उन्होंने गांधी जैसा किया, बर्ताव किया। और जो बोला तो बोला, आपको मुंह पे बोलेंगे जो खराब है, कि आप तुम पीछे नहीं, जो बोलने सीधा बोलने का और स्पोकन थे। तो देखो ना, बड़ा आदमी वो टाइम पे बीकॉम एलएलबी होना, दैट वाज वेरी, दैट इज रेयर थिंग ना। बड़ौदा ने जाके बीकॉम किया, पुणे ने जाके एलएलबी किया, 10-11 साल एडवोकेसी किया है, नंदुरबार है, फिर ये आए। तो उनका जो जीवन था ना, जिन्होंने जान लिया उनका कल्याण हो गया ना, मेरा भी कल्याण, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं और कोई गए मार को लग जाता तो मेरा ये जीवन तो खत्म हो जाए ना। सर आप छुट्टी लेते हैं सर? आप छुट्टी पे जाते हैं तो आप किस तरीके से आप भी छुट्टियाँ व्यतीत करते हैं? जो लेते हैं छुट्टी तो लेता ही नहीं सर, क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं ऐसा बोलता हो, छुट्टी देने वाला मैं हो, लेने वाला मैं हो, लेकिन छुट्टी कभी लेता नहीं। खाली साल में 5-6 दिन के लिए जब ऑफ सीजन रहता है तो कई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया पे तो दीदी को लेके घूम भी गाड़ी लेते, जहाँ जाने वहाँ जाके आते, प्लान नो प्लान, रास्ता में ऐसे घूम के 8 दिन में वापस आए सर। लेकिन वैसे पूरा साल में छुट्टी नहीं होती, बीमार गिरता नहीं इसलिए छुट्टी होती नहीं, और काम नहीं है, फैक्ट्री में ही रहूँगा, छुट्टी है ऐसा होता नहीं कभी, आज संडे है ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं और आप छुट्टी और बुट्टी की बुधवार बुधवार को क्या होता है, ये संडे के दिन ये सवेरे तो डिपार्टमेंट घूम लेता हूँ, बाकी लोग भी आते हैं घरे डिपार्टमेंटल हेड, ऐसा नहीं कि करते, लेकिन दोपहर को फिर कोई काम नहीं रहता तो इट इज़ वेरी वर्स्ट टाइम कि 4 घंटे भी करना क्या, फिर कोई बंदे आदमी को मीटिंग है कहीं ऐसा करके मैं पास करनी। सर बेसिकली हम जब इंडियन इंजीनियरिंग की बात करते हैं जी, तो इनोवेशन एक ऐसा शब्द है जो शुगर फैक्ट्री में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जुगाड़ जुगाड़ भी कहते हैं ये, और ऐसे काफ़ी छोटे-मोटे जुगाड़ हर फैक्ट्री लेवल पर होते ही हैं, जिसे इनोवेशंस हम कहते हैं बेसिकली। तो ऐसा कुछ जुगाड़ जो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सर, जो आपने फैक्ट्री में? ये बस अब क्या हुआ कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग शुरू किया हमने ना 2011 में। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में से लेबर कम गिरती है, गन्ना काटने को लेबर ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि मैकेनिकल हार्वेस्टर हॉलैंड का है, न्यू हॉलैंड का, वो करके शुरू किया। तो हार्वेस्टिंग करते तो जो उसमें कचरा आता है, उसमें फैन भी है, लेकिन जितना निकलना चाहिए ट्रैश उतना निकलता नहीं, तो पूरा वो साथ में आ जाता। साथ में है कि वो प्रोसेस में तकलीफ देता है, वेट में भी तकलीफ देता है। मैंने 4 साल उसमें बिताए कि क्या करना है, हमने सेपरेट कैरियर बनाया, उसको गन्ना डाला, कैरियर के हाइट लगाया, तो बुयर लगाया कि वहाँ से निकल जाए, पत्ती निकल जाए तो साफ सुथरा गन्ना अंदर जाएगा। ब्लोअर 30 HP का ब्लोअर लगाया तो कोई नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं शादी में गया लोकल में, तो शादी में क्या हो रहा है, मंडप लगा दे बड़े बड़े, वहाँ पे फैन लगा था, एक बड़ा फैन ऊपर ऐसा हैंग किया था, और वो इतना अच्छा हवा दे रहा, मतलब ये फैन साला आदमी उड़ा देगा तो मेरा कचरा क्यों नहीं उड़ेगा। फिर वो मंडप वाले को पकड़ा, बोला तेरा फैन मेरे को 4 दिन के लिए वो ले जा, सब ले लिया, लगाया, और उस दिन से इतना अच्छा हुआ, मैं वो फैन वाले को बुलाया कि देख तेरा फैन एक काम कर, 3 HP का फैन, पूरा कचरा निकल रहा, मेरा पैसा नहीं, साहब बोले आपको दे दिया, पैसा ही नहीं मांगो, वो फैन अभी भी चल रहा है, 3 HP का फैन, पूरे होटल इंडस्ट्री में वो नहीं। फिर मैंने वीडियो किया, और हमारे शुगर का एक साइट है, शुगर फैक्ट्रीज बहुत पहला, सबका फ़ोन ऐसा भी कहाँ से लिया, ये फ़ोन करके दिया उन्होंने, ये पीआर बर्थडे किया है, सब पूरा किया है, आप आके देख के जाओ, पेटेंट पेटेंट भी नहीं लेंगे, आप देख रहे हो, आप लगाओ, आपको मदद लगे। तो इतना अच्छा काम किया, वो लोग लगा नहीं सके आज भी, लेकिन आप अभी राउंड लेंगे तो आपको समझोगा कि यानी ये जुगाड़ जो बोल रहे हैं ना, जुगाड़ की लैंग्वेज में बोल रहा है, ये जुगाड़ किया हमने, और इतना बढ़िया हुआ कि पूरा कचरा साफ हो रहा है। तो ऐसे छोटे-छोटे चीज़ फैक्ट्री में रहती है, वो लोगों से मैंने एक सजेशन बॉक्स लगाया, मुझे डायरेक्टली बोल नहीं सकते, वो डिपार्टमेंटल हेड को बोलने गया, तेरे को क्या समझता, तेरा काम कर तू नहीं, उनको बोला कि एक सजेशन बॉक्स रखा, नाम लिखो, ना लिखो, आप लिख देना कि ऐसा है, मेरे को लगता है यहाँ पानी बचेगा, अभी
लिखते जाओ। मैं महीने में एक बार बोल लेता हूँ, उस सजेशन है तो ठीक, नई सजेशन है तो और बनता हूँ, ऐसा करके चलता है। कोई कई बार सजेशन अच्छे आते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते। और कोई नाम लिख के दिया सजेशन अच्छा रहा, उसको हम ये भी करते हैं, उसका मीटिंग में थोड़ा सा उसकी बात भी कर देंगे, इसने सजेशन किया था अच्छा वैसे। छोटी मोटी चीज़ कर सकते हैं। वो फैक्ट्री फैक्ट्री चलाने में दिक्कतें, उतने चैलेंजेस है, उतने उस पे सॉल्यूशन होती है। और वो कोई लिखा पेपर में या किताब में लिखा नहीं है, आपको ही ढूंढना है। बराबर है सर। सर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जो ज्ञान, उसको बढ़ाने के लिए सर आप क्या-क्या करते हैं? उसके सर बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, पार्ट ऑफ मैकेनिकल, थोड़ा बेसिक नॉलेज देते। और बाकी फिर सिविल इंजीनियरिंग कौन है उसको हाइड्रोलिक्स आता है। सुबह बैठे ने ये सारी चीज़ें तो साथ में आई मेरे साथ में, लेकिन मैं हर बात नया जो टेक्निकल जो भी कुछ होता है, मैं टेक्निकल पेपर्स आते हैं, मैगजीन, मैं हर टाइम पढ़ते रहता हूँ। और मुझे बात करने की आदत ज़्यादा है। आप आ गए तो फिर आपसे बात करते ही मैं कहा आप खुल के मेरे को कुछ बता के जाए। मैं बोला मैं एमडी हूँ, आप आए 2 बात बोल के निकल गए, ऐसा नहीं। मैं बोलते रहता हूँ और इतनी इंडस्ट्री में मेरी पहचान है। सबसे मैं बात कर मेरा शेयर करते रहता हूँ, मैं ऐसा किया हुआ है, वो भी बोलते रहते। उसमें से भी कुछ ज्ञान मिलता है। मैं कोई इनोवेशन करना है, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं, और पैसा डालने के बाद में फँस गया तो फैक्ट्री बंद हो जाए। तो मुझे जो करना है वो 10 लोगों से बात करो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करना है। तो लोग भी सजेशन देते, अच्छे भी लोग हैं, सजेशन भी देते। और कई बार ऐसे वो बातें करने में सॉल्यूशन अच्छे निकलते, नॉलेज भी बढ़ता है। जो भी सिविल इंजीनियर हो, लेकिन प्रोसेस का मैक्सिमम मैं एबीसीडी जानता हूँ, उसको इक्वेशन नहीं जानूंगा डिटेल में, ये नहीं होना। लेकिन मुझे पता है कि हाउ टू प्रोसीड, पर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये सब करके थोड़ा 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 सब लोगों से क्या है, जितना डिस्कशन करेंगे उतना नॉलेज मिलेगा, जितना पढ़ेंगे उतना मालूम है। और आज भी पढ़ता हूँ मैं, सवेरे काम एंड करेक्ट, 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे तक 7 बजे तक। किसका टाइम मेरा ही टाइम रहता खुद का, किसका टाइम नहीं। सर इतने व्यस्त शेड्यूल से भी आप पढ़ने के लिए समय निकाल लेते सवेरे पढ़ता हूँ मैं, पूरा रोज का मेरा ये दस्तूर है कि शाम तक जितने भी कागज निकले, ठीक है, जो कागज मुझे है पढ़ना नहीं, मैं बाजू में रखते जाता हूँ, शाम को फोल्डर में लेके आएगा, और आपको पढ़ूंगा फिर मैं साइन करके जिसको डिपार्टमेंट को देना देता हूँ। तो क्या होता है सर, एक एक घंटा आधा घंटा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ करना है और आप बॉस है, और बॉस तरीके रहना है, तो आपको नॉलेज भी होना है। नहीं तो कोई बोलेगा ऐसा करो, मैं कर लिया, मैं बाद में बोलूँगा उसने बोला इसलिए कर लिया, तो कोई सुनेगा नहीं। जो भी डिसीजन है दैट इज माई डिसीजन। गलत हुआ तो मेरा ही होगा, अच्छा हुआ तो मेरा होगा। बराबर है सर। सर ऊर्जा जो है, एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो कल की में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि उसकी मांग निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती है। और अब खासकर फैक्ट्री में, इतनी बड़ी फैक्ट्री है लोग की, तो उसमें एनर्जी को सेव करने के लिए बहुत सारे कुछ कार्य किए ऐसा रहता है। तो किस तरीके से एनर्जी अपने सर क्या है, नया जो डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्री में, एक प्लैनेड प्लैनेड करी गियर बॉक्स करके आए, नाम ही नहीं आए, प्लानिटरी गियर बॉक्स। वो 2000 के बाद में आए इंडस्ट्री में। पहले तो रेगुलर गियर बॉक्स आपको मालूम है, हेलिकल गियर बॉक्स होगा, ये होगा, हाँ, एक हाँ हाँ। तो अभी प्लानिटरी आए, तो वो गियर बॉक्स के वजह से मैक्सिमम गियर बॉक्स मैंने रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन पावर में 1/3 कंजम्पशन हो गया। जो इनके क्रिस्टलाइजर भाई थे, 15 HP की मोटर थी, बड़ा वाला गियर व्हील था, वो घुमाता था, फिर वो शुगर का क्रिस्टलाइजन होता। वो 3 HP 5 HP की मोटर है, और शॉर्ट माउंटेड मोटर है, गियर बॉक्स उसमें ही। तो मेंटेनेंस जीरो हो गया। ऑयल मन की एक पोस्ट थी हमारे, दिन भर में ऑयल डालते रहता हूँ, हर एक चेक कर। अभी एक बार डाल दिया, 6 महीना देखने का, पावर बच गई, फ्रिक्शन बच गई। ये प्लांटरी धीरे धीरे करके 100% मैंने 15 साल में चेंज था, 1 साल में तो कोई हो नहीं सका, लेकिन धीरे धीरे करके चेंज किया। प्लांटरी के साथ में VFD आया एक नया, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। उसमें क्या होता है कि जो मोटर लगी है, पंप लगी, एक डिज़ाइन पैरामीटर रहता है, ड्यूटी पॉइंट रहता है, वो ड्यूटी को डिजाइन करके अपन मानते वो हिसाब से देते। बहुत बार ऐसा होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई, हवा की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो वो हिसाब से मोटर और पंप का कैपेसिटी कम नहीं होता है,
वो उतना ही आरपीएम से घूमते रहे। उसको ये नया इन्वेंशन आया कि वो रिमोट प्रेसिडेंट है, वो जितना ज़रूरत है उतना वो घुमा सकते। 2900 आरपीएम का मोटर है, तो 0 से 2900 आरपीएम तक कर सकते। तो क्या होता है कि मेरे को ज़रूरत ही इतना ये कोर्स की, तो मैं 1000 पे ही चलाऊँगा, अपने पावर कम हो जाता है, वेयर एंड टियर कम हो जाता है। इनिशियल टॉर्क जो था, मैं 200 एचपी का मोटर चालू करता हूँ, तो इनिशियल किक 200 एचपी का यानी 300 एम्पेयर होगा, तो 500 एम्पेयर करंट आता है। फिर वो 2-4 सेकंड 10 सेकंड में नीचे आता है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में वीएफडी में क्या हुआ है, 0 आरपीएम से शुरू होता है, तो टरबाइन पे टॉर्क और आता ही थी। तो वहाँ पे पावर बची, मेंटेनेंस बचा। वीएफडी में क्या हुआ, मोटर का जो अ, जलना था, डेवलप होना था, वो भी बंद हो गया। ऐसे करके धीरे-धीरे उसके नीचे आ गए। मैं 5000 टन क्रशिंग करता था पहले, वो टाइम भी मुझे नियर अबाउट 4200 केडब्ल्यू पावर लोड लगता था। अभी मैं 4000 क्रशिंग कर रहा हूँ, मुझे 2600-2700 केडब्ल्यू पावर लगता है। तो पावर ऐसी कम हो गई, तो वो तो मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कीपिंग मैं अच्छे से करता हूँ कि आप 72 का रिकॉर्ड मांगा आपने, तो भी मैं दे सकता हूँ। बारिश कितना गिरा, उस साल में कितना टेम्परेचर था, डेली टेम्परेचर कितना का, पानी डेली बारिश कितना गिरा, कितना क्रशिंग किया, डेली कितना प्रॉब्लम है, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा, पहले से लोगों ने, ये लोग थे वो टाइम में से रखा है, तो आगे हमने और फिर कंप्यूटराइजेशन हो गया तो अच्छे से करते हैं। रोज मैं तीनों शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ है, उनको रीडिंग लेने जा रहा, मैकेनिकल इंजीनियर को हर एक बेरिंग टेम्परेचर लेने को लगा। जो पंप है, मोटर है, कितना लोड ले रहे हो, वो सब रिकॉर्ड रख के, उसके क्या है, प्लांट अच्छा चलता है ना, तो उसका ज़्यादा ये रहता है, आपको धोखा रहता कि वो फिर इतना लीजे हो जाते, दिन भर में हाथ काले भी नहीं होंगे, स्पैनर भी नहीं हाथ में लेना पड़ता। ऐसा भी पूरा शिफ्ट निकल जाते हैं लोगों को, वो टाइम में लेजी हो जाएंगे, तो उनको काम लगाना है फिर रिकॉर्ड बिल्डिंग। तो उनको फिर माना जाके हाथ लगाए ना पंप को, उसको बोला कि टेम्परेचर लेना जाना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं टिक सकता। और मैं वो चार्ट लेता, कभी-कभी अंदर घुस जाता हूँ, देखता हूँ क्या किया है, ये क्या लिखा है, वो भी वेरीफाई। एक आध बार का उसको लगता है हिसाब पूरा ही देखता है, इधर 60 लगाया है, और दिन में एक बार हर एक स्टेशन वो बोलता मैं, सबको मैं ग्रुप डायलिंग किए, वह बात करता हूँ, क्या कर रहा है? एक ही बार बात की, उसको लगा ये 24 घंटा वॉचमैन है, साला अपना अपना काम करो, ये देखते ही रहता है अपने। और यहाँ पे उसको बैकअप भी ले सकते हैं, 1 महीने का बैकअप रखा है। कुछ हुआ तो उसको हम कंगाल देना, क्या हुआ है? उस दिन कौन था, ड्यूटी पे कौन था, गेट में से चोरी कैसी गई, लगा कैसा, क्या हुआ? ये सब देखते रहते। तो वो सबको ये 24 घंटा में तो वॉच वॉच करता है सर। तो वो भी एक ही रहता है, और हर स्पॉट पे जाते, उसके हिसाब से इनोवेटिव आइडियाज़, डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ये तो मस्ट है इंडस्ट्री का। और जितना आप इंडस्ट्री के साथ में जुड़े रहेंगे, उतना आपको मालूम होगा क्या काम। सर, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिसको औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा। तो आपके आसपास लेकिन ऐसा नहीं है, तो किस तरीके से आप दूसरी बात के साथ क्या कर सकते हैं? हाँ, सर ऐसे एलएस ले रहता है हमने, फैक्ट्री में गए तो पहले अलग से स्मेल आता है, प्रदूषण दिखेगा, कि वो सब हवा भी खराब लगेगी। मेरे यहाँ प्रदूषण के लिए बहुत सारे जितने नॉर्म्स लगाए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल पोल्यूशन देन जो उसका फ्लो मेंटेन होगा, स्टीम का फ्लो मेंटेन होगा, तो मेंटेनेंस ऑफ दी ये सब पैरामीटर हुआ, तो शुगर क्वालिटी में कोई तकलीफ नहीं। कंटिन्यूटी होना है, बस इंडस्ट्री का जो क्वालिटी मेंटेनेंस करना है, तो पहले कंटिन्यूटी होना है, और रेट फिक्स होना है कि ये जो रेट से चले, जो पैरामीटर फिक्स के, वो हिसाब से फिर वो उसका काम चलता है। सर, मेरा एक प्रश्न था कि शुगर में सुनने में बहुत आता है कि बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, सल्फ़र वगैरह, जिसका काफ़ी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। सो सल्फ़रलेस शुगर की भी बात जिप होती रहती है। तो शुगर इंडस्ट्री में किस तरीके से हार्मफुल केमिकल्स को कम किया जाए, और जिससे ताकि वो लंबे समय तक उसका अगर हम उपयोग करें, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जो नेसेसिटी है बेसिकली। हम रोज़ पता नहीं कितनी बार शुगर खाते हैं। हमें अगर आदमी गिनेंगे तो याद भी नहीं रहे। जी, सुबह से शाम तक शुगर ही खाते रहेगा, और अपने यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है भारत में। जी। कुछ भी हो तो शुगर से ही है उसमें, मिठाई में, शक्कर में, सब जगह शक्कर तो चाहिए ही चाहिए। उस तरह को किस तरीके से? सर शुगर प्रोसेस में केमिकल कई यूज़ नहीं होते,
शुगर प्रोसेस में खाली ये सब को पास करने के लिए सल्फर यूज़ किया जाता है। देखिए व्हाइटनिंग एजेंट, जो शुगर का कलर आता है पीला, उसको साफ सुथरा करके वाइट करती है वो ये सब। और ये सब तो जैसे ही पास होता है तो उसका जो परसेंट है 0.001% नाम से फूड डिपार्टमेंट का, उसके नीचे रहता है सबका। तो केमिकल ऐसा कोई हार्मफुल यूज नहीं होता। और उसको ओवरकम करने के लिए और एक प्रोसेस निकली, सल्फर के बजाय कार्बोनेशन प्रोसेस है। वो बहुत महंगी है, इसलिए इंडिया में यूज़ होता नहीं। एक दो फैक्ट्री किया है, नहीं किया ऐसा नहीं। लेकिन वो फिर वो हाई क्वालिटी शुगर में जाता है, उसका रेट भी अलग से मिलता है। जो सामान्य लोग हैं, आम पब्लिक के लिए जो शक्कर लगती है और उसके जो नाम से, उसमें कई केमिकल नहीं होते। और रॉ शुगर या उसको ब्राउन शुगर बोलती है, वो एक्सपोर्ट होती है क्योंकि बिटवीन फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे ये सल्फर यूज नहीं होता है, वो रॉ शुगर यूज करते हैं। और हम बोलते हैं कि मोटा दाना होना, इंडिया में क्या है, एक मेंटेलिटी है, खाली इंडिया में मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी लेडीज़ है, महिला, आप बाहर निकले और आपको शक्कर जो बोला, तो कोई भी जात धर्म तो कुछ तो ये नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं। तो आप यही बोले कि नोटी शक्कर लाना और वाइट लाना, कोई भी लेडी आपके घर में पूछो तो वही बोलेंगे। उन पे एक ख्याल है कि मोटा दाना रहता है तो वो ज़्यादा मीठा होता है, और बारीक शक्कर है तो मीठी नहीं रहती। एक्चुअली मोटा बड़ा क्रिस्टल और छोटा क्रिस्टल एक ही इसमें से निकलता है, वो पे अलग अलग स्वीटनेस नहीं रहती। लेकिन बड़ा क्रिस्टल जिप के ऊपर रखा, उसको पिघलने में टाइम जाता, उतना टाइम वो स्वीट लगता है। छोटा क्रिस्टल जिप पे रख लिया तो इमीडिएटली वो पिघल जाता, चले जाता। तो आपको लगा ये शक्कर मीठी नहीं थी, वो मीठी है। वो मिठास ज़्यादा टाइम क्यों रखती है, तो वो बड़ा इसलिए इसलिए वो है। उनको पता है कि कोई भी शक्कर है वो सही की, तो पाउडर यूज़ करते। आप भी करोगे फॉरेन कंट्री में, मैक्सिमम राइस शुगर ब्राउन शुगर मिलेगी और पाउडर मिलेगी। अपने यहाँ ग्रेन साइज बड़ा भी होना है, उसको रेट भी अच्छा मिलता है। वाइट जितनी उतना रेट अच्छा है, जितना वाइट करने जाओ उतना आपको सल्फर यूज करना पड़ेगा। तो वो इसके लिए है, लेकिन उसका एक कौन सा करके मेथड रहता है, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सभी शुगर फैक्ट्री बनाती। तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, और नॉट नेसेसरी कि केमिकल यूज़ करना। पर सर बहुत अब काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है सर आपकी। जी। बहुत सारी मशीन्स और मशीनरीज़ क्या लगी हुई हैं, उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन जब ये मशीनरीज़ जो है आप परचेज़ करते हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं सर, या ट्रेडर्स वगैरह से भी परचेज़ करते हैं? सर मैक्सिमम मशीनरी तो जो शुगर फैक्ट्री की रहती है वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं, लेकिन उसके जो पार्ट्स लगते, पार्ट्स वो मशीनरी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली देते नहीं, थ्रू डीलर नेटवर्क देते, क्योंकि उनको मार्केटिंग करना होता है। मशीनरी मैन्युफैक्चरर मार्केट कर नहीं सकता। जैसा मैं शुगर बना रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ नहीं जा सकता, मुझे भी डीलर नेटवर्क चाहिए, मीडिएटर चाहिए। वो मीडिएटर इसके लिए ही पैदा हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूट बराबर करे। तो डायरेक्ट कंज्यूमर मेरे पास नहीं आ सकता परचेस करने के लिए, मैं उनके पास नहीं जा सकता। तो उसके लिए वो नेटवर्क है। लेकिन जब प्लांट लगाते हैं तो मैन्युफैक्चर से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके स्पेयर्स लगते हैं, कुछ लगते हैं, तो मैन्युफैक्चर कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारा ये ऑथराइज्ड डीलर उनसे लो। तो हम मैक्सिमम देखते कि मैन्युफैक्चरर से लेंगे, जहाँ पे ऑथराइजेशन होगा, डीलर होगा, वो डीलर से लेके। सर कुछ मेंटेनेंस टिप्स जो आप मेंटेनेंस इंजीनियर, शुगर मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। मेंटेनेंस में क्या होता है सर, हम ये लोगों को सबको समझा दे, ऑफ सीजन रहता है ना, जब फैक्ट्री बंद है वही टाइम उन्होंने काम करना है। और वेटर है, हेल्पर है, वेल्डर है, काम तो करते, लेकिन इंजीनियर का रोल ये रहता है कि वो उसने खुद जाके साइट के ऊपर वो देखना है। ही शुड चेक पर्सनली, जब भी वो उसने बोल दिया कि साहब बेरिंग अच्छा है, लगा लूँ, हाँ लगा दूँ। फिर सीजन में कब खराब हुआ तो 10 रुपए की बेरिंग के लिए 1 लाख रुपए खर्चा हो, एक प्लान बंद हो। उतना समझाया कि पर्सनली देखो, उनको टाइम रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली देखो, उसका नॉलेज भी बढ़ता है, उसको देखा हुआ होगा, क्या हुआ है वो भी बोल सकता है। तो लोगों भी वर्क प्लेस के ऊपर जाके ही इंस्पेक्शन करना है, खूब निजी भी करना है, मेरा भी जिम्मेदार, उनका भी जिम्मेदार, तो वहाँ जाके ही देखना है। वो हुआ तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना ही नहीं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो बहुत आखिरी चीज़ हो गई, बंद हो गया तो क्या करना है, चालू करने के लिए मेंटेनेंस करना पड़े। लेकिन प्रिडिक्टिव क्या, प्रिडिक्टिव मीन्स उसको बेरिंग को, आज इतने अच्छे इक्विपमेंट निकले वाइब्रेशन एनालिसिस वाले, वो आते एनालिसिस करते बेरिंग गया है कि नहीं,
बेरिंग बराबर बैठा है कि नहीं, स्लीव में खराब है कि बॉल में खराब है, उसको आई जा रहा है कि नहीं, ग्रीस है, सब वो मशीन के ऊपर बताती है। इतना अच्छा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं अभी। वो टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा ले रहे हैं और हम सब करते ऐसा नहीं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेते। हर बात आप करने लगे तो खुद तकलीफ हो जाएगा और उतना एक्सपर्ट रखना पड़े। उससे पे एंड टेम पे सर्विसेज वो को ज़्यादा पैसा लगता नहीं और एक बार अपने को मालूम है एक करना है तो अपने आप करके देखो। वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो लोगों ने यही देखना है कि खुद चेक करना है। मैं इंजीनियर हूँ, आप में लगाऊंगा ऐसा नहीं, मैं नहीं हाथ लगाना, वहाँ पे जाके देखना है करना है। वो फिटर को गाइड करना है, गति का ड्यूटी फिटर कर लेगा ऐसा नहीं, उसको गाइड अप करना ड्यूटी। और वो किया है तो आज प्लांट चल रहा है, नहीं तो ये प्लांट चलता नहीं था हमारा, बहुत तकलीफ थी। स्मूथ चल रहा है। 2500 टन का प्लांट है, मैं 4000 टन क्रशिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल मेरा धंधा बढ़ गया, यही प्लांट को मैं 4500 से लेके 800 तक क्रशिंग कर, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, वो भी जस्ट टाउन किया है, इस करके करते। सर युवा इंजीनियर्स जिन्होंने शुगर फैक्ट्री में ज्वाइन की हो जी, उनके लिए सर आप कुछ संदेश देना चाहिए, किस तरीके से यूआई इंजीनियर्स को क्या है, देखो अच्छी ये जनरेशन, ये बहुत अच्छी जनरेशन, उनको नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होते तो नॉलेज बढ़ता भी नहीं और वो उनको काम की आदत भी लगती नहीं। इंजीनियर हो गए मीन्स यू सिक्योर्ड ओनली डिग्री, यू आर नॉट इंजीनियर। डिग्री हो गया मीन्स इंजीनियर में हो गया, इंजीनियर कब होगा, वो टू होगा जब इंजीनियर होगा। और उसके लिए पहले 2 साल तो हम उनको फ्री हैंड देते, उसको कुछ काम नहीं बोलने को, उसको देखते रहने का, करने का, करने का। पिछले साल से मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ तो उनको यही बोलता हूँ कि पहले 2 साल में सीखना है तो तू पूछ सकता है, हेल्पर को भी पूछेगा, फिटर को पूछेगा, बॉस को पूछेगा ये क्या है, कोई भी बताएगा। तीसरे साल पूछेगा तो इसको कुछ आता नहीं, ऐसा करके इसको बाहर निकाल देंगे। उनको वही बोलता कि आपको ये संधि मिली, आपको अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको उसने सीखना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और वो हिसाब से उसने खुद काम करना सीखा तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा मिलता नहीं, देख के एक्सपीरियंस आता है। वन शुड हैंडल द इक्विपमेंट। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप